हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत कंडेंसेशन या पद वृद्धि बहुलीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है पद वृद्धि बहुलीकरण? इस अभिक्रिया में मोनोमर अणु मतलब एक अणु का एक मॉलिक्यूल मिल बहुत सारे मिलकर बहुलक बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान छोटे छोटे अणु जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, HCl, HCN, मिथेनॉल, इथेनॉल आदि का निष्कासन हो जाता है, विलोपन हो जाता है, ये निकल जाते हैं। और ये अभिक्रियाएं बहुत से स्टेप्स में संपन्न होते हैं, इसीलिए इनको हम कंडेंसेशन या पद वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। इस रिएक्शन में बहुत से क्रियात्मक समूह भाग लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अमीनो एसिड के साथ करके एमाइड बनाते हैं और एल्कोहलों के साथ करके क्रिया करके एस्टर्स का निर्माण करते हैं। यदि किसी डायोल मतलब जिसमें दो OH हों, इनकी अभिक्रिया किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर दो COH हो, इनके साथ अभिक्रिया कराई जाए तो ऑब्वियसली हमको पता है OH और COH मिलके बनाते हैं एस्टर, तो उसमें एस्टर बन जाएगा। फिर भी उनमें एक OH रह जाएगा खाली और एक स्वतंत्र COH खाली रहेगा। फिर बाद में वह एस्टर जो बन के तैयार हुआ वो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के साथ क्रिया कर सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी भी फ्री OH भी है और फ्री COH भी है, और बने हुए उत्पाद में पुनः स्वतंत्र क्रियात्मक समूह होने के कारण क्रिया जारी रहेगी और पॉलीमर बनते जाएंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकॉल और एडिपिक एसिड, देखो ये रहा एथिलीन ग्लाइकॉल, OH CH2 CH2 OH एथिलीन ग्लाइकॉल, दो OH हैं। एडिपिक एसिड जिसके अंदर 4 CH2 और दोनों तरफ OH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी जब अभिक्रिया होगी तो ऑब्वियसली OH और COH आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु निकालेंगे और हमें एस्टर प्रदान करेंगे। अभिक्रिया संपन्न हो गई, पर अब मज़ेदार बात देखो, अभी एक तरफ OH बाकी है, दूसरी तरफ भी COH बाकी है। अब आने वाला अणु वापस से या तो OH की तरफ या फिर COH की तरफ अभिक्रिया करने में स्वतंत्र है। इसी प्रकार से अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया टरथैलिक एसिड की तरह करते हैं, ये पैरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टरथैलिक एसिड, और इस पर वापस से COH और OH की अभिक्रिया करके हमें वापस से एस्टर मिलेंगे, देखो, और जल अणु का विलोपन हो जाएगा। अगेन अब फिर इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर एक तरफ OH खाली बाकी है, दूसरी तरफ COH फ्री है। अगर दूसरे ग्लाइकॉल का अणु आता है, अब वो फ्री है, तो वो कहाँ पर अभिक्रिया करेगा? COH की तरफ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर फिर वापस से एस्टर बन जाएगा। इसके बनने के बाद फिर एक तरफ OH बचा है, दूसरी तरफ COH बचा है। तो ये कहने का अर्थ है अगर इसके ऊपर फिर कोई एसिड आएगा तो वो स्वतंत्र है, वो दोनों तरफ अभिक्रिया कर सकता है, CH2 OH की तरफ भी और दूसरी तरफ इस तरफ भी अभिक्रिया कर सकता है। तो इस तरीके से अभिक्रिया बनती चलती जाएगी और पॉलिएस्टर बनते जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है, अब देखो मैंने अभी जो तुमको बताया, ये मैं अभी बोल ही रही थी, ये अभिक्रिया हमने पीछे से आगे की तरफ ली, अब आगे टरथैलिक एसिड वापस से आ गया। इस टरथैलिक एसिड ने इस तरफ अभिक्रिया करी तो एक वापस से एस्टर बन गया। अभी अब ध्यान से देखो, ये वाला OH भी अभी खाली है, इस तरफ कोने वाला, इस पर भी अगर टरथैलिक एसिड अभिक्रिया करता है तो एक और एस्टर बन जाएगा, और फिर इथिलीन ग्लाइकॉल अभिक्रिया करेगा, फिर एस्टर बन जाएगा, फिर टरथैलिक अभिक्रिया करेगा। तो इस तरीके से पॉलिएस्टर बनते जाते हैं। एकलकों या मोनोमर की प्रकृति के आधार पर हम पॉलीमर्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? जनरली नेचर के आधार पर पॉलीमर्स को दो समूहों में बांटा गया है। होमोपॉलीमर्स, जब पॉलीमर्स एक ही प्रकार के मोनोमर यौगिक से बना हो तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं, और होमोपॉलीमर के दोनों सिरों पर एक जैसी इकाई होती है। सारे मोनोमर यूनिट केवल एक जैसी होती है, तो होता क्या है, उनके एक सिरे पर एक जैसी इकाई होती है दोनों सिरों पर। और फॉर एग्जाम्पल हमारा नेचुरल रबर, इसी प्रकार पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट आदि सारे के सारे एक सिंथेटिक होमोपॉलीमर के उदाहरण हैं। फॉर एग्जांपल विनाइल एसीटेट, विनाइल ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है,
इस पे n मॉलिक्यूल पर इतने ढेर सारे n जुड़े हैं, बहुत सारे अणु हैं, n मतलब सो मेनी मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीविनाइल एसीटेट, एक के बाद एक के बाद एक ये अणु जुड़ते चले जाते हैं और हमें पॉलीविनाइल एसीटेट प्रदान करते हैं। तो ये उदाहरण है हमारा होमोपॉलीमर्स का। नेक्स्ट उदाहरण है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर्स पॉलीमराइज हों तो प्राप्त बहुलक को हम कोपॉलीमर कहते हैं। इस प्रक्रिया को कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सिमिलरली देखो, जैसे स्टाइरीन है, एल्कीन है, इस पर मेथिल मेथिलक्रेट का अभिक्रिया करते हैं। ये भी अनसैचुरेशन है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये इनिशिएटर की तरफ वर्क करता की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक कोपॉलीमर प्रदान करता है। ये एक तरफ संयोजकता दोनों तरफ खाली है, इसका मतलब है कि इस तरफ भी अब एक नेक्स्ट या तो स्टारीन मेथिलक्रेट जुड़ सकता है, दूसरी तरफ भी ये जुड़ सकता है। तो ये बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? कोपॉलीमर कहलाता है। प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिसाइज़र। कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। जनरली देखते हैं कि ज़्यादातर जो पॉलीमर्स हमने देखे हैं बनाते हैं सिंथेटिक रूप से, या तो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, या बहुत अधिक मुलायम या लचीले होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे इनकी जो यूज़ है उसको हम लिमिटेड हो जाता है कि उनको हम कहाँ काम में लें। ऐसी कंडीशन में हम उनकी इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए कि वो अच्छी तरह और जगह काम में भी आ सके, हम कुछ कंपाउंड इसमें मिलाए जाते हैं जिससे कि जिन यौगिकों को हम प्लास्टिसाइज़र कहते हैं। इनको बनाने से क्या मतलब है? ये जनरली प्लास्टिक की दृढ़ता को या स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको प्लास्टिसाइज़र भी कहते हैं। और ये प्लास्टिसाइज़र जो होते हैं अवाष्पशील होते हैं, वॉलेटाइल नहीं होते हैं, जिससे ये बहुलक से आसानी से पृथक भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, डाई 2-एथिल हेक्साइल थैलेट, डाई 2-एथिल हेक्साइल एडिपेट आदि। देखो इनके उदाहरण दे रखे हैं। ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, आइसोब्यूटाइल एडिपेट, मतलब एक्चुअली में ये एडिपिक एसिड का जो है वो उदाहरण के साथ बनाया जाता है, एडिपेट है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप इस पर जुड़ गया है H की जगह। डाई 2-एथिल हेक्साइल थैलेट, थैलिक एसिड के साथ ये पूरा का पूरा अणु जुड़ गया है। डाई 2-एथिल हेक्साइल थैलेट, डाई 2-एथिल हेक्साइल एडिपेट, एडिपिक एसिड के ऊपर ये पूरी की पूरी चेन जुड़ जाती है। ये जनरली इस प्रक्रिया में पॉलीमर्स की उपस्थित श्रृंखलाओं के बीच में, अगर इसका हम पूरी स्ट्रक्चर देखें तो 3 डायमेंशनल पिक्चर में देखें तो बीच बीच में प्लास्टिसाइज़र अणु जो है वो फिट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, जिससे इन श्रृंखलाओं के मध्य जो आकर्षण बल कम हो जाएगा, जो ये जिनके कारण जुड़ी रहती थी, जिसके कारण आकर्षण बल कम हो जाएगा तो कठोरता कम होकर ये थोड़े से लचीले बन जाते हैं। तो प्लास्टिसाइज़र जो है उनको हम यूज़ करके किसी भी प्लास्टिक की उपयोगिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं वो हमने कैटेगराइज भी करके देख लिए, और साथ में अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप के जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।